संज्ञानात्मक से ही भावनात्मक पक्ष की ओर जाया जा सकता है, क्योंकि संज्ञान ही नहीं है, आपकी मानसिक और गाव या जुड़ाव न होना ये बताता है कि आप धीरे धीरे उनके प्रति नफरत के शिकार हो सकते हैं। वो भूमि नॉर्थ ईस्ट के साथ जो अनजानापन है वह स्कूल की दुनिया में संबोधित नहीं हो पाता है, वह अनजानापन टूटता। राष्ट्र राज्य की संकल्पना उनके दिमाग में इस तरह से पेवस्त नहीं थी। तो ये जो नए तरह का राष्ट्र राज्य बना, जिसकी कोई आपको बहुत मुश्किल से याद आएगा कि जिसमें ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके साथ आपका एसोसिएशन हो सके और आपको लगे कि हाँ बहुत सहज विजुअल दृश्य में हमारे दृश्यमान जगत जो हमारा मानसिक रूप से होता है, वह दृश्यमान जगत में फिल्म उनकी अनुपस्थिति ने उनके साथ जो ये मामला हुआ कि उनको मोमो कहा गया, उनको चाइनीज़ कहा गया, उनको चिंकी। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से एक ज़रूरी सवाल, एक ज़रूरी विषय के साथ आप सबके सामने हाजिर हुए हैं और ये जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, एक नागरिक के तौर पर भी, एक पेरेंट्स के तौर पर भी, एक दोस्त के तौर पर भी और एक समाज के जो सदस्य हैं उसके तौर पर भी। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में नस्लीय हिंसा और हेट क्राइम की एक घटना पर। घटना 9 दिसंबर की है। भारत के एक राज्य त्रिपुरा के रहने वाले भारत के एक नागरिक की उत्तराखंड के देहरादून में हत्या कर दी गई। एंजल चकमा नाम का एक स्टूडेंट देहरादून में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। देहरादून के सेलाकुई में उस पर चिंकी, मोमोज और चाइनीज़ कहकर उन पर नस्लीय गालियाँ दी गई, उन्हें नस्लीय गालियाँ दी गई। उनके द्वारा विरोध करने पर उन पर चाकू से हमला किया गया। 17 दिनों तक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझने के बाद 26 तारीख को उनकी मौत हो गई। अगर उनकी मौत न हुई होती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि उत्तराखंड में नस्लीय हिंसा की गई है। हालांकि स्थानीय पुलिस का कहना है कि यह नस्लीय हिंसा का मामला नहीं है, लेकिन एंजल चकमा के भाई जो इस घटना में शामिल थे और जो हमलावरों के शिकार हुए और घायल हुए, उनका कहना है कि यह एक जो है नस्लीय हिंसा थी। नॉर्थ ईस्ट के एक एडवोकेट और एक्टिविस्ट सुहास चकमा ने एक चैनल सत्य हिंदी को बताया कि एंजल चकमा पर जानलेवा हमले के 3 दिन बाद तक भी उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज नहीं की। यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट के एक MP के द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ऑफिस में जब कहा गया कि इस पर कार्रवाई करो, तब भी उस दिन तक FIR रजिस्टर्ड नहीं की गई थी। हमें पता होना चाहिए कि SC ST के खिलाफ हिंसा में समय पर FIR दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कानून है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ होने वाले भेदभाव और हिंसा से निपटने के लिए तो एक विशेष कानून है, लेकिन भारत में नस्लीय भेदभाव और नस्लीय हिंसा से निपटने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। सुहास चकमा जैसे मानव अधिकार कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए और इसी तरह का कानून जो है धर्म के आधार पर की जाने वाली हिंसा को रोकने के लिए भी बनाया जाना चाहिए। एंजल चकमा की हत्या के मामले में अनेक तकनीकी पहलू शामिल हैं। हम उनके जानकार नहीं हैं, इसलिए हम तकनीकी पहलुओं पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे शिक्षा की, शैक्षिक संस्थाओं की, हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की, हम बात करेंगे शिक्षा के द्वारा लोगों को संवैधानिक नागरिकों में ट्रांसफॉर्म करने की। स्कूलों से भी आए दिन ऐसी घटनाएं हमें सुनने में आती है जिनमें हेट क्राइम किया जाता है। वो क्राइम जाति, लिंग, नस्ल, रंग, धर्म, स्थान और नेशनैलिटी के आधार पर हो सकता है, वह विकलांगता के आधार पर हो सकता है, वह शरीर की बनावट के आधार पर हो सकता है। अनेक रिपोर्ट्स में शैक्षिक संस्थाओं में होने वाले हेट क्राइम या भेदभाव को दर्ज किया गया है। अनेक लोगों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किताबें लिखी हैं। उदाहरण के लिए
ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर द वीज़ा। 2017 में नजमा 2017 में नाजिया इरम की एक किताब प्रकाशित हुई। किताब का नाम है मदरिंग ए मुस्लिम। इस किताब में उन मुस्लिम माओं के अनुभवों को डॉक्यूमेंट किया गया है जिनके बच्चे स्कूलों में धार्मिक आधार पर भेदभाव के शिकार बनाए गए और उन बच्चों को शिकार बनाने वाले उन्हीं के साथ पढ़ने वाले सहपाठी थे। प्रोफेसर कृष्ण कुमार की एक कहानी है गीध। इस कहानी में स्कूल में पढ़ने वाले दलित छात्र के साथ उसी के सवर्ण सहपाठी स्कूल के अंदर और बाहर जाति के आधार पर उसका उत्पीड़न करते हैं। देहरादून में एंजल चकमा की हत्या करने वालों में पढ़ने वाले लड़के भी शामिल हैं। स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के बाद भी उन लड़कों की नस्लवादी सोच खत्म नहीं हुई। ऐसी घटनाओं को देखते हुए कई सवाल पैदा होते हैं और आज हम प्रोफेसर राघवेंद्र प्रपन्न के साथ इन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे। प्रोफेसर राघवेंद्र प्रपन्न जो हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, शिक्षा के मुद्दों पर गंभीरता से सोचते हैं और अक्सर उनका मैं लाभ उठाता हूं उनके साथ बातचीत करके। तो आपका स्वागत है प्रोफेसर राघवेंद्र प्रपन्न इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संजीदा और हिला देने वाली घटना पर आपने विचार करने के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और इस संजीदे मुद्दे पर हम लोगों के साथ कुछ बात कर सकें और इस हिंसा के कड़वाहट को और इसको समझने की कोई कोशिश कर सकें, तो मुझे लगता है ये उपयोगी बातचीत रहेगी। आपने बिल्कुल सही कहा। पहला सवाल जो मेरे जहन में आया इस घटना को सुनने के बाद और इसकी कुछ तफसीली जो अलग अलग अखबारों में और पोर्टल्स पर छपी है उसको देख करके, तो शिक्षा का विद्यार्थी होने के नाते एक सवाल जो सबसे पहला मेरे जहन में आया वो यह आया कि हमने आज़ादी के बाद शिक्षा से ये उम्मीद की थी कि हम लोगों को, जनता को नागरिक में ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनका रूपांतरण जो है एक नागरिक के तौर पर करेंगे। तो मुझे लगा कि ये जो बच्चे थे, जो नौजवान थे, उनमें से कुछ किशोर भी हैं, 2 जो 6 इसमें हमलावर हैं उनमें 2 किशोर भी हैं। तो वो जो बच्चे हैं और जो नौजवान हैं वो पढ़ने वाले भी थे उनमें। तो सवाल यह है कि क्या पढ़ाई उनके भीतर में जो नागरिक बोध है वह पैदा कर पाई या नहीं कर पाई? डॉक्टर वीरेंद्र, ये मामला केवल हिंसा का नहीं है, आपने सही ही अपने इंट्रोडक्शन में कहा। ये मामला नस्लीय हिंसा का है और इससे भी ऊपर जाकर हमारी असफलताओं का है, राष्ट्रीय नीति का है। आप जानते हैं कि त्रिभाषा सूत्र में जो बनाया गया था और जिसका आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है, उस त्रिभाषा सूत्र में आप देखेंगे तो वो कहता है प्राथमिकता से कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज आप लें, यानी कि उस समय, और बाकी तो अपनी मातृभाषा लें और एक अंग्रेजी लें। और उत्तर भारत के लिए था कि आप प्राथमिकता दें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय भाषाओं में से कोई एक लेने का। इसमें सद्भाव दिखाई देता है और नीति की समझ भी दिखाई देती है कि वो चाहता है कि इस तरह से जो एक विभाजन है, जो भावनात्मक तौर पर भी है और संज्ञानात्मक तौर पर भी है, संज्ञानात्मक से ही भावनात्मक पक्ष की ओर जाया जा सकता है, क्योंकि संज्ञान ही नहीं है आपकी मानसिक और भूगोल में इसकी किसी की उपस्थिति ही नहीं है, तो उसके प्रति संवेदनशील होने का मामला नहीं रहता। लेकिन आप देखेंगे उस समय भी नॉर्थ ईस्ट उपेक्षित रहा और वो उसके नीति के 1968 की नीति में वह अनुपस्थिति दिखाता है कि हमारे जेहन से, हमारी शिक्षा व्यवस्था के तमाम मानसिक भूगोल से उसकी अनुपस्थिति रही, उसका संज्ञान नहीं रहा। और ये बताता है कि ये लंबे समय से
यह उपेक्षा का शिकार रहा, संज्ञानात्मक रूप से और सूचना के तौर पर भी। आप देखेंगे कि जो विभिन्न चैनल्स हैं उसको आप खंगाल कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में, वहाँ होने वाली घटनाओं के बारे में आपका एक अनजानापन है। आपको इस हिंसा में यह दिखाई देगा कि ये अनजानापन धीरे धीरे किस प्रकार से उनको अलगाता है। जो राजेश जोशी की कविता है उनको, उसका अगर इस्तेमाल करें तो उनका इत्यादिकरण करता है। और ये अलगाव, ये जुड़ाव न होना, ये बताता है कि आप धीरे धीरे उनके प्रति नफरत के शिकार हो सकते हैं। वो भूमि तैयार हो सकती है क्योंकि आपके मानसिक संज्ञान में वो आपके राष्ट्र राज्य के हिस्से नहीं हैं, ये आपके संज्ञान में नहीं है। ये एजुकेशन पॉलिसी जो आई 1968 की, उसमें इसका एक बीज तत्व है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत इरादतन और साजिशाना तरीके से किया गया, लेकिन यह अनुपस्थिति एक बड़ा कारण है कि हम नॉर्थ ईस्ट को अपने राष्ट्र राज्य को के हिस्से के तौर पर उसी तरह नहीं देखते जिस तरह से साउथ को देखते हैं, या आप जिस तरह से कश्मीर को देखते हैं। तो ये उपेक्षा एक तरह से हमारे ज़हन में उनकी उपस्थिति को एक तरह से आप कहिए कि एक वैदेशिक ही बनाए रखा, विदेशी के तौर पर बनाए रखा। हमको ये मौका नहीं मिला। बहुत सचेत लोग अल्टरनेटिव व्यवस्था से उससे जुड़ सकते हैं और वो तो व्यक्तिगत संभावना हमेशा होती है। तो एक बहुत बड़ा कारण मुझे इसका गहराई में शिक्षा के स्वरूप में नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा और उसकी अनुपस्थिति भी लगती है। बहुत जो है एक ज़रूरी बात और महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं इस घटना के बाद नॉर्थ ईस्ट से जो बहुत सारे लोग हैं उनके वक्तव्य सुन रहा था, उनके अनुभव सुन रहा था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों के किसी विद्यार्थी से बिहार के बारे में पूछें तो वो ये जानता है कि ये बिहार कहाँ है। अगर आप उससे अहमदाबाद के बारे में पूछें तो वो जानता है। और आप जो है उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों के बारे में अगर उससे पूछें तो वो जानते हैं कि ये जगहें कहाँ हैं। लेकिन अगर आप उत्तर भारत के विद्यार्थियों से पूछें नॉर्थ ईस्ट के किसी शहर या किसी जगह का नाम और कहें कि ये कहाँ पर है, क्या इसके बारे में कभी आपने सुना है, सुना भर है, तो ज़्यादातर उत्तर यह मिलेगा कि हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यह है कि मेरे दिल्ली में और विश्वविद्यालय में इतने लंबे समय के अंतराल के बाद भी, इतना लंबे समय तक काम करने के बाद भी मेरी चेतना में जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ से मेरे एक दोस्त का नाम मेरे जहन में है, आखा माओ। उसके अलावा मेरे जहन में नॉर्थ ईस्ट के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी का व्यक्ति का नाम नहीं है ना। तो जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही लगती है कि ये जो अनुपस्थिति है, ये जो बेगानापन है, या जो आपने कहा कि इत्यादिपन है, ये इसकी जो पृष्ठभूमि है ये कहीं तो तैयार हुई है, कहीं पर तो है। इसी बात को जो है आगे बढ़ाते हुए मैं इस बारे में आपका जो अनुभव है उसको जानना चाहता हूँ। जैसे मेरा अनुभव यह है कि मैं कल अपनी बेटी से भी बात कर रहा था कि जो है पहली से लेकर 12वीं तक उसने जो हिंदी पढ़ी है और जो अंग्रेज़ी पढ़ी है, यानी जो साहित्य पढ़ा है, उसमें क्या उसने कोई कहानी, कोई कविता ऐसी पढ़ी है जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संबद्ध हो, वहाँ के पात्र हों, वहाँ के नाम हो, वहाँ की छटाएं हों, वहाँ की संस्कृति हो। क्या उन्होंने जो है जो उत्तर भारत है उसके अलावा अगर राजस्थान को छोड़ दें, बिहार को छोड़ दें, तो क्या अन्य जो राज्य हैं उनके जो लोग हैं उन पर कविताएं और कहानियां जो हैं वो क्या उन्होंने पहली तक 12वीं तक पढ़ी है? क्या किसी का नाम उनको याद आता है? तो उसको कोई नाम ऐसा याद आया नहीं।
अगर मैं भी याद करने की कोशिश करूं तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है कि पहली से 12वीं में मुझे ऐसी पात्र, ऐसी कहानियाँ जो है वो सुनने में आई हो, मिली हो और उनमें हम उस क्षेत्र के लोगों से परिचित हुए हों। तो इस बारे में मैं आपका जो अनुभव है, क्योंकि आप लंबे समय से भाषा पढ़ाते रहे हैं, इस बारे में जानना चाहता हूँ। क्या शायद इससे भी एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है उस बेगानेपन की, जिस वजह से शायद वो जो बच्चा है वह देहरादून में नस्लीय हिंसा का शिकार बना? आपने माकूल जगह पर हाथ रखा है और मैं आपकी बात पर टिप्पणी और उसको बात को विस्तारित करने के लिए इसका 2 दायरा रखता हूँ। एक दायरा है जो पढ़ने पढ़ाने की दुनिया से है, स्कूली और कॉलेज की दुनिया से है, और दूसरा स्कूल के चार दीवारी से बाहर का है। और जहाँ तक पाठ्यक्रमों का, पाठ्यपुस्तकों का सवाल है, तो जब मैं सन 2005 की पाठ्यचर्या पर आधारित सिलेबस पर और उसके आधार पर उसकी किताबों पर काम करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए जब मैं उस समिति में था, संस्कृत की किताबें बनानी थी, टेक्स्ट बुक, तो मैंने जब ये सवाल उठाया कि संस्कृत में परवाह किनकी है, संस्कृत का साहित्य केवल आप जो है उपलब्ध साहित्य में से लेंगे या नए बनते हुए राष्ट्र राज्य में सब समाहित होंगे। और इसलिए जो भी कैरेक्टर्स हैं, अगर आप उपस्थित साहित्य से लेंगे तो उसमें उपस्थिति भारत के बहुत बड़े हिस्से की नहीं है। नामों के तौर पर, चरित्र के नाम, चरित्र के तौर पर। तो इसलिए ऐसे पाठ की रचना हमें करना चाहिए और इस लोभ में नहीं आना चाहिए कि संस्कृत एक अपार समृद्ध संपदा से जुड़ा हुआ है और हमें इससे बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पूरा हिंदुस्तान झलकता नहीं है। और आप मानते हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले लोग उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के नहीं होंगे तो दूसरी जगहों के भी होंगे, पूर्वोत्तर राज्यों के होंगे, तो उनका भी कुछ सिंबॉलिक ही सही पर कुछ जुड़ाव होना चाहिए, वो शामिल होना चाहिए। कमेटी में बहुत स्ट्रगल के बाद इसको मान्यता मिली। स्ट्रगल की अलग कहानी है, क्यों है, क्या स्टीरियोटाइप्ड है, क्या रुकावटें हैं, लेकिन फिर ये हुआ कि कौन सा नाम शामिल किया जाए। अब लोगों को वहाँ पर सब विज्ञ पुरुष थे, महिलाएं थीं, विद्वान थीं, यूनिवर्सिटी और विभिन्न अकादमिक संस्थाओं से जुड़े हुए, लेकिन हम एक मुकम्मल नाम तुरंत सुझा नहीं पाए। फिर हमने अपने किसी और दोस्त को फ़ोन किया तो उससे एक नाम निकल कर आया, तो फिर हमें लगा कि लड़कियों का नाम तो और भी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। एक पुरुष का नाम आया, पर मेरी एक आग्रह था मेरा कि भाई एक लड़की का नाम लें। अगर मुझे एक ही कैरेक्टर इंक्लूड करना है, एक पाठ की रचना करनी है, तो लड़की का नाम ढूंढा जाए। तो फिर फ़ोन करके किसी तरह पाया गया कि एक नाम इंक्लूड करते हैं, रिपमची। अब उसमें दूसरे संस्कृत के विद्वान भिड़ गए कि इनका शब्द रूप नहीं है। जैसे आप देखते हैं राम का, लता का, बालिका का, संस्कृत में शब्द रूप उपलब्ध है और उसको नए नामों के साथ उसका शब्द रूप ढालने का सांचा उपलब्ध है। लेकिन रिपमची के साथ ऐसा कैसे करें कि उसका शब्द रूप बनाएं, ये मुश्किल आने लगी। वो कह रहा कि देखिए, मैं कह रहा था, मैंने कहा कि व्याकरण है तो व्याकरण में किसी न किसी तरह का इंटरवेंशन करके हम उसको ढाल ही सकते हैं और नहीं तो व्याकरण का विस्तार कर सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उसका रूप डॉक्टर राधा बल्लभ त्रिपाठी ने बहुत समर्थन किया और उसके आधार पर वो बना। तो ये मुश्किल है कि हमारा अनजानापन संबोधित नहीं हो पाता है। नॉर्थ ईस्ट के साथ जो अनजानापन है वह स्कूल की दुनिया में संबोधित नहीं हो पाता है, वह अनजानापन टूटता नहीं है। और यह अजनबीपन एक अलग अलग आधार पर अलग अलग देश का निर्माण एक ही देश में करने लगते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि
जब आज के 100 साल पहले लोग कहते थे कि बिहार जाने वाले या और कहीं जाने वाले, अपने राज्यों में जाने वाले कहते थे मैं अपना देश जा रहा हूं। राष्ट्र राज्य की संकल्पना उनके दिमाग में इस तरह से पेवस्त नहीं थी। तो ये जो नए तरह का राष्ट्र राज्य बना, जिसकी जिम्मेवारी थी कि पूरे राष्ट्र का भूगोल विद्यार्थियों में शामिल हो, वो करने में ये असफल रही है। जिसका एक उदाहरण मैंने दिया कि शिक्षा नीति में कैसे उसको देखा जा सकता है। तो ये जो अजनबीपन का निर्माण हुआ, तो उसमें जो शरीर के लक्षणों के आधार पर जो हम कहते हैं कि जियो कल्चरल डाइवर्सिटी, वो थ्योरी के तौर पर तो हम पढ़ाते रहे कि जैव भौगोलिक आधार पर विभिन्न तरह के शरीर की रचना होती है, विभिन्न तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, लेकिन उसका सह अस्तित्व के साथ, एक राष्ट्र राज्य के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए और उनको हम कैसे लें, यह आप नागरिक शास्त्र की किताब में भी आप देखेंगे नहीं। तो ये जो अंतर विषयकता की जो मांग थी कि आप इस विविधता को, हम विविधता रटते भी रहे कि भारत में विविधताओं का देश है और फिर भी हम एक राष्ट्र हैं, लेकिन वो शामिल नहीं हो पाया कि इस तरह के लोग हैं, इस तरह के उनकी बनावटें हैं, शारीरिक संरचना है, और वो हमारे साथ वो हमारे उसी तरह से हैं और इस राष्ट्र राज्य के उसी तरह से हैं जिस तरह से हम हैं, कोई कमतर और ज़्यादातर नहीं है। तो ये एक शिक्षा जगत की असफलता रही और वो उसको एड्रेस नहीं कर सका। दूसरा मामला जो है स्कूल के दायरे से बाहर भी, तो उसका संसाधन होता है समाचार पत्र, फिल्में। आप फिल्मों को याद करके अगर देखें कि जो हिंदी बोलने वाला जो क्षेत्र है, जिसमें आप मान सकते हैं कि विभिन्न वहाँ की भाषाओं के साथ उत्तराखंड में सामान्यतः बहुत सारे लोग हिंदी व्यवहार करते हैं सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, तो आप देखेंगे कि इस तरह की फिल्म भी कोई आपको बहुत मुश्किल से याद आएगा कि जिसमें ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके साथ आपका एसोसिएशन हो सके और आपको लगे कि हाँ, बहुत सहज सा लगने लगे कि हाँ, ये तो मतलब हमारे बीच के लोग हैं, हम ही लोगों में से हैं। तो उन्होंने भी हमारे विजुअल दृश्य में, हमारे दृश्यमान जगत जो हमारा मानसिक रूप से होता है, वो दृश्यमान जगत में फिल्म के गीतों ने जो कि हमारा मानस बनाता है, जो हमारा भाव जगत बनाता है, जो हमारा जुड़ाव बनाता है, वह भी उसकी अनुपस्थिति दिखाई देती है। तो ये दोनों फ्रंट पर उनकी अनुपस्थिति ने, उनके साथ जो ये मामला हुआ कि उनको मोमो कहा गया, उनको चाइनीज़ कहा गया, उनको चिंकी कहा गया, ये इसका आधार, बीज तत्व, आधार भूमि आप देख सकते हैं कि स्कूल के दायरे के अंदर और स्कूल के दायरे से बाहर भी बनने की ये सब वजह हैं जो इस तरह से परिणित हुए अन्य कंपोनेंट के साथ मिलते हुए। डॉक्टर राघवेंद्र, आपकी बात सुनकर के दो बातें मेरे जहन में आ रही हैं कि दरअसल आज़ादी के बाद जो पहला कमीशन बना, यूनिवर्सिटी कमीशन, वहीं से हमने ये कहना शुरू किया था कि हिंदुस्तान में शिक्षा की जो भी रचना होगी उसमें भारत के संविधान में दिए गए जो मूल्य हैं वो उसके केंद्र में होंगे। 48 में अभी संविधान उस तरह से तैयार नहीं हुआ था, लेकिन इस पर एक मोटी मोटी सहमति बन चुकी थी कि भारत का जो संविधान है उसका प्रियम्बल, उसकी उद्देशिका क्या होने जा रही है। तो इसलिए 48 के जो कमीशन है, यूनिवर्सिटी कमीशन, उसमें भी वो जो उद्देशिका है, जो ड्राफ्ट उद्देशिका थी, उसके जो मूल्य हैं वो उसमें दर्ज हैं और उससे ये तय हो रहा था कि भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अपनी शिक्षा व्यवस्था के जरिए वह लोगों को, जनता को नागरिकों में रूपांतरित करेगी और जिससे कि हम में सहिष्णुता भी आएगी, हम में फ्रेटर्निटी का आइडिया आएगा, हम में इक्वालिटी का आइडिया विकसित होगा, जस्टिस का आइडिया जो है विकसित होगा। ये जो घटना घटी है,
इसमें आप देखेंगे तो इसमें फ्रेटर्निटी के आइडिया की हत्या हुई है, इसमें समानता के आइडिया की हत्या हुई है, इसमें जिसको हम कहते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है उसकी हत्या हुई है, इसमें बहुत तरह के जो अधिकार हैं जो एक नागरिक को मिले हुए हैं संविधान से, उनकी हत्या हुई है। और उस हत्या को करने में पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। तो एक तो ये बात है कि हमने तय किया था कि हम नागरिक बोध पैदा करेंगे शिक्षा के जरिए, लेकिन हम देख रहे हैं रोज़ दिन कि पढ़े लिखे लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, स्कूल के अंदर भी और शैक्षिक संस्थाओं के अंदर भी और बाहर भी, जो कि नागरिक बोध के बिल्कुल खिलाफ जो है खड़े हो रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि आपकी जो बात है और आपने जो एनेक्डोट सुनाया पाठ्यक्रम निर्माण समिति के दौरान जो आपको अनुभव हुआ उससे एक बात और समझ में आती है कि दरअसल अभी तक जो है हम इक्वालिटी का जो फॉर्मल इक्वालिटी है उस पर टिके हुए हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमने लड़के और लड़कियों को इतनी संख्या में प्रवेश दे दिया, इतनी संख्या में स्कूल खोल दिए, तो ये संख्या है, ये फॉर्मल इक्वालिटी का मानक है। अभी हम जो सबस्टैंटिव इक्वालिटी है उस पर बहुत गहराई से नहीं सोच पाए हैं, जिसका आपने उदाहरण दिया कि जैसे आपने कहा कि हम चाहते हैं कि संस्कृत की किताबों में ऐसे पाठ हों जो भारत की जो विविधता है उसको शामिल करें, है ना। तो ये जो विविधता को शामिल करना है वो दरअसल सबस्टैंटिव इक्वालिटी का एक उदाहरण है। और उसमें भी अगर आपको एक मौका मिल रहा है तो आप उस समाज की और उन लोगों की भी जो कमज़ोर तबका है यानी महिलाएं हैं उनको शामिल करें। तो जो सबस्टैंटिव इक्वालिटी है उसका आइडिया तो अभी और भी कमज़ोर है। अभी हम मुख्यतः जो है वो फॉर्मल इक्वालिटी का जो आइडिया है उस पर जो है टिके हुए हैं। ये जो हमको जाना चाहिए था कि हमने जब फॉर्मल इक्वालिटी के कई मानकों में अपने आप को आगे बढ़ा लिया और उसमें कई तरह रूप में श्रेष्ठता साबित कर दी है, अब हमको बढ़ना चाहिए था कि हम लगातार सबस्टैंटिव इक्वालिटी की तरफ बढ़ें। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बार बार जिस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है, उसका खाका तैयार करने की कोशिश की जा रही है, उससे भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में शिक्षा पाए हुए लोग, पढ़े लिखे लोग जो है वो इस तरह की घटनाएं जो कि देहरादून में हुई है उस तरह की घटनाओं में भारी मात्रा में शामिल होंगे। क्योंकि आप ज्ञानवान कौन है उसको जिस तरह से परिभाषित कर रहे हो और ज्ञान कहाँ पर है, किन लोगों के पास ज्ञान है, उसको जिस तरह परिभाषित कर रहे हो, उन दोनों से लग रहा है कि आने वाले समय में ये खतरे और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिसका असर हमको विश्वविद्यालयों में भी दिखने लगा है और स्कूलों में भी अलग अलग तरह से जो है उसकी झलक हमको दिखाई दे रही है। तो मैं आपकी इस पर राय जानना चाहता हूँ कि इस पर आपकी क्या राय है। डॉक्टर वीरेंद्र, हम कैसा देश आगे बनाने जा रहे हैं और इस तरह की घटनाओं से कैसे निपटने जा रहे हैं, यह नई शिक्षा नीति की चिंता होती है। जब भी कोई नई शिक्षा नीति आती है वो समाज को पढ़ता है और देखता है उसकी ज़रूरतों को और उसके आधार पर उनसे निपटने का उपाय सोचता है, उसी आधार पर करिकुलम भी बनता है। एक बड़ा कंसर्न ये होता है। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा का जो चौहद्दी आप देखेंगे तो उस चौहद्दी में आप पूछें करके किसी से, और जो आप विभिन्न समयों पर लोग वक्तव्य देते हैं, भाषण देते हैं, इस विषय को खोलते हैं, तो आप उनसे पूछें तो वो 4, 5, 10 नाम गिनाते हैं मनीषियों के, ऋषियों के, जिसका संबंध प्राचीन भारत से होता है। तो आप देखोगे कि जो प्रोमिनेंट हिस्सा जो अख्तियार किए हुए है, जो इस डिस्कोर्स में जो इसके प्रोपोनेंट हैं, जो इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, वो संस्कृत जगत से आगे निकलते भी नहीं। आप अगर पूछ लें कि भाई भारतीय विद्वानों में और किसका नाम शामिल है, अगर 4-5 संस्कृत जगत से बाहर निकाल दें तो आप देखेंगे कि यह बहुत ही भारत के छोटे से भौगोलिक
क्षेत्र में सिमट कर रह जाता है। और केवल भौगोलिक क्षेत्र में ही नहीं, वह एक तरह का, मान लीजिए कि वो एक तरह के बौद्धिक और जो ऐतिहासिक समय है, मतलब प्राचीन काल, वहाँ तक महदूद हो जाता है। ऐतिहासिक कालखंड भी उनका जो संबोध्य ऐतिहासिक कालखंड है जहाँ से वो ये उठाते हैं, वो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत नहीं है। और भौगोलिक रूप से भी आप देखेंगे कि कश्मीर के, चूँकि वो संस्कृत के विद्वान रहे हैं, तो इसलिए कश्मीर की चर्चा और कश्मीर का संदर्भ आ जाता है, क्योंकि संस्कृत में बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जिनको आप इनकार नहीं कर सकते, जिनको दरकिनार नहीं कर सकते, उनका संबंध कश्मीर से रहा है। लेकिन जो अनजानापन शामिल हुआ है इस हिंसा में, जो इत्यादिकरण शामिल हुआ है, जो नस्ल भावबोध से इसकी हत्या हुई है इस लड़के की, उसमें आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के आपसे पूछा जाए या किसी और से पूछा जाए, मुझसे ही पूछा जाए आज के समय में कि नॉर्थ ईस्ट के कोई ऐसे विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने देश और दुनिया को सुंदर बनाने के लिए अपना हस्तक्षेप किया, बौद्धिक हस्तक्षेप किया, ज्ञान को बढ़ाने में। एक नाम नहीं आएगा सामने। तो क्या यह इंडियन नॉलेज का जो चौहद्दी है वह अगर इसी तरह आगे बढ़ेगा तो इस परिघटना से जूझने का, लड़ने का और ज़्यादा सुंदर समाज बनाने का और यह निश्चिंतता होने का कि अब इस तरह की हिंसाओं को रोकने के लिए हमने वह नागरिक पैदा करना शुरू कर दिया है, इसकी आश्वस्ति आपको दिखाई नहीं देती है। ये चौहद्दीकरण करने की वजह से और ऐतिहासिक कालखंड में इसको फ्रीज कर देने से, जमा देने से। तो आप देखेंगे कि आपने हिंदी की किताबों की चर्चा की, आप जानते हैं, आप उस कमेटी में रह चुके हैं कि 2005 की जब किताबें बन रही थी तो एक पॉलिसी अपनाया गया था कि कुछ अनुवादित तकरीबन 20 या 25% ये कहा गया कि अनुदित होना चाहिए। अनुदित होना चाहिए। और अनुदित होने का मतलब क्या था? हिंदी का संदर्भ केवल हिंदी जगत में जो हिंदी भाषा में लिखा गया है वह नहीं है। हाँ। हिंदी को, हिंदी के आंगन को, हिंदी के प्रांगण को बढ़ाना था कि हिंदी पाठक पढ़ने वाले केवल वही हिंदी नहीं सीख रहे हैं जो आज तक लिखा गया है, बल्कि हिंदी पढ़ने वाले का जगत एक तरह से राष्ट्रीय जगत और अंतर्राष्ट्रीय जगत हो, उनके दिमाग का निर्माण हो, उनके भाव क्षेत्र का निर्माण हो। लेकिन आप देखेंगे कि अनुवाद वाले का अगर आप एक बार नज़र आप फेरें तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के रचनाओं का आपको कितनी कृतियाँ दिखाई देती हैं। और ये इनएफिशिएंसी भी बताता है। मैं केवल इरादतन नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ एकदम षड्यंत्र थ्योरी के तहत हुआ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के भाषाओं के जानकारों की और भी कमी सहजता पूर्वक बढ़ा देती है कि उनका अनुवाद करो जो अंग्रेजी में है या कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की हों या उड़िया की हों, जो चर्चित नाम है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के नाम यहाँ चर्चित ही नहीं, मीडिया में चर्चित ही नहीं। तो वो जो शिल्पकार हैं पाठ्य पुस्तकों के, उनके जेहन में भी इसकी अनुपस्थिति रही। तो इस तरह से ये दुनिया, तो मुझे नहीं लगता कि अभी जिस रूप में इसका चौहद्दी रचा जा रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा का, जब तक से उसको फैलाया ना जाए और उसको सही मायने में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य न दिया जाए, अगर भारतीय ज्ञान परंपरा है तो अंतर्राष्ट्रीय छोड़ दीजिए, लेकिन भारतीय में ही समग्र भारत जब तक से नहीं समाएगा तब तक से इस डिस्कोर्स का इस रूप में, इस तरह की हत्याओं से जूझने और निपटने में शायद ही वो उसमें वो ताकत आ पाएगी। डॉक्टर राघवेंद्र, एक सवाल और है जो बार बार मेरे जहन में उठता है और बहुत सारी घटनाएं जब सामने आती हैं जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई हैं तो परेशान करती हैं और आए दिन सुनने में आती है। हम जो है स्कूलों में जाते हैं, अपने विद्यार्थियों के साथ में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी हम आते जाते हुए विद्यार्थियों के मुख से कई तरह की बातें सुनते हैं जो परेशान करने वाली हैं।
उनमें हमको शायद लगता होगा कि उसमें जिन बच्चों को बात कही जा रही है उन्हें कितनी परेशानी होती होगी, उन पर कितना दबाव पड़ता होगा, वो अंदर से कितना टूटते होंगे, कितना उनमें बेगानापन पैदा होता होगा, हमें नहीं मालूम है। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत होती है। लेकिन अभी हमको बढ़ना चाहिए उस तरफ, हमको उस तरफ जाना चाहिए था। लेकिन बहुत तरह से शिक्षा जो है एक ख़ास तबके के बीच में, ख़ास जगह के लोगों के बीच में, ख़ास तौर पर उत्तर भारत के लोगों के बीच में एक अहंकार सा भर रही है कि वही जानकार हैं, देश दुनिया के वही जानकार हैं। और उत्तर भारत में भी एक ख़ास जो जगह अपने आप को मानने वाले लोग हैं वो ये अपने को मानते हैं कि ज्ञान की शुरुआत हम ही से है और अंत भी हमसे है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जब हम ज्ञान की बात करते हैं, भारतीय ज्ञान की बात करते हैं, तो हमने तो कह ही दिया है, यानी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो 1000 सालों में जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसकी हमको बात नहीं करनी है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक देश बचा रहा, आगे बढ़ा और 1000 साल में उसने कुछ पैदा ही ना किया हो, उसकी जो भूभाग है उसमें कहीं कुछ पैदा ही नहीं हुआ हो। तो एक तो ये बात है कि जो है भारतीय ज्ञान परंपरा को जिस तरह से सामने लाया जा रहा है वो अपने आप में अहंकार पैदा करने और एक्सक्लूज़न की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। हम ये बार बार कह रहे हैं कि हमें जो औपनिवेशिक सोच है उससे मुक्त होना है, लेकिन दूसरे हमको ये भी लग रहा है कि ये जो ज्ञान जिस तरह से हमारे को दिया जा रहा है, हिंदी की किताबों में हमारे सामने जो बात निकल के आ रही है हिंदी वालों को कि अगर कविता लिखनी है, कविता पढ़नी है तो देखिए हिंदी वाले ही लिखते हैं। हमारा भी परिचय देश में अलग अलग जगहों पर जो लोग कविताएं लिख रहे हैं उनके साथ नहीं है। और क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो स्कूली दुनिया में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो उनके लिए स्कूली पाठ्यक्रम ही एकमात्र साधन है जहां वो देश के साथ अपना परिचय बढ़ा सकते हैं। तो शिक्षा को परिचय बढ़ाने का आधार होना चाहिए था, शिक्षा को अहंकार को कम करने का आधार होना चाहिए, शिक्षा को जो औपनिवेशिक मानसिकता है उसमें कमी लाने का आधार होना चाहिए। लेकिन हम एक तरफ तो देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से जो सांस्कृतिक वर्चस्व है उसको बढ़ाया जा रहा है। यहाँ से एक बात जो सवाल अगला दिमाग में पैदा हो रहा है वो यह है कि क्या कोई 1 या 2 कदम शिक्षा के जरिए उठाए जा सकते हैं जिससे कि भविष्य में आने वाले समय में ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी की बजाय कमी आए और वो कमी जो है लगातार आते आते इतनी हो जाए कि भारत जो है एक बहुत ही मानवीय, बहुत ही खूबसूरत देश बन जाए जहाँ पर कोई कहीं जाए उसके रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, पहनावे के आधार पर, वो कैसा दिखता है या कैसी दिखती है उसके आधार पर, लिंग के आधार पर जो है ये जो भेदभाव और ये हिंसाएं हैं इनमें लगातार कमी आए। डॉक्टर वीरेंद्र, ये जो आपने कहा उपनिवेशवाद का मामला कि उपनिवेशीकरण की मांग उठ रही है और ये बहुत चर्चा में है और इसको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उपनिवेशीकरण यानी औपनिवेशिक मानसिकता से, औपनिवेशिक मानसिकता की विरासत की निरंतरता से निकलने का डिमांड एक वैध डिमांड है, मैं मानता हूँ, लेकिन किस रूप में? ये पूरा डिस्कोर्स जो है वह एक तरह के छोटे दायरे में बंध गया है। कैसे? और वो छोटा दायरा ये है कि वो अगर आप उपनिवेश का स्वरूप देखेंगे तो 2 तरह के उपनिवेश, एक बाहरी उपनिवेश और एक आंतरिक उपनिवेश। जो इंटरनल कॉलोनियलिज्म है,
जिसको आंतरिक उपनिवेशवाद कहते हैं, इसमें बाहरी तत्व कोई नहीं आता। वर्चस्व कौन बनाता है? आपके ही देश के कुछ खास वर्ग, कुछ खास समुदाय और कुछ खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग। ये आंतरिक उपनिवेशवाद जो है वह भारत में बाहरी उपनिवेशवाद के साथ साथ लगातार रहा है। और ये केवल अंग्रेजों के समय में नहीं रहा, ये पुराना है। ये बाहरी उपनिवेशवाद से पुराना है आंतरिक उपनिवेश, और वो संबद्ध क्षेत्र से बाहर है। अगर आप पूरे डिस्कोर्स में देखेंगे तो जब तक से इस आंतरिक उपनिवेशवाद को भी मुख्य विचार विमर्श और शैक्षिक हस्तक्षेप के दायरे में नहीं लाया जाएगा, तब तक से जो एंजल के साथ घटना हुई और जो माइकल के उसके भाई के साथ घटना हुई, इस तरह की घटनाओं से निपटने की आश्वस्ति नहीं पा सकते हैं, क्योंकि यह बाहरी उपनिवेशवाद की वजह से घटित नहीं हुई है। यह आंतरिक उपनिवेशवादी संस्कृति से, जिसको आप वर्चस्वशाली संस्कृति कह रहे हैं, उसको अगर हम पारिभाषिक शब्दावलियों में देखें तो वो यह आंतरिक उपनिवेशवाद ही है। तो जब तक से इस दायरे को, और जब हम भारतीय नॉलेज सिस्टम को कहते हैं तो उसमें भी यह विमर्श इस आंतरिक उपनिवेशवाद के दायरे और उसके गिरफ्त में है। जब इस काठ को, जब तक से हम इसके चौखटे को जब तक से हम तोड़ेंगे नहीं, तो एक तरह की आश्वस्ति नहीं होगी। तो एक तो यह काम है कि जब हम इस तरह की बात करें भारतीय नॉलेज सिस्टम की, तो इसके चौखटों का विस्तार इस रूप में कहें कि आंतरिक उपनिवेशवादी प्रवृत्ति भी टूटे और एक वैकल्पिक संस्कृति का निर्माण। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है इसके साथ, कि आप मतलब अगर उत्तर भारत की कहानियाँ सुने स्कूल से दायरे से बाहर, तो आप कौन सी कहानियाँ सुनाते हैं? आपके पास कौन सी कहानी उपलब्ध है? बहुत प्रचलित कहानियों में से अगर आप देखें, लोक कहानियों के अलावा जो दादी नानी की कहानियाँ हैं, जो अन्य अन्य भाषाओं में चलती हैं हिंदी के अलावा, तो आपको क्या, और हिंदी के क्षेत्र में तो आपको कौन सी कहानियाँ याद आती हैं? पंचतंत्र की कुछ कहानियाँ, और प्रकाशक भी उसी को प्रकाशित कर रहे हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ, बैताल पचीसी, बृहद कथा, सरित सागर, इन्हीं सब की कहानियाँ आती हैं। तो प्रकाशकों की एक बड़ी जिम्मेवारी भी इसमें बन जाती है कि प्रकाशक वैसी कहानियों को लाएं जो भारत के विविध क्षेत्रों में, जो आज तक नज़रअंदाज रहे हैं, हमारे भाव क्षेत्र से, हमारे देखने के क्षेत्र से वह छिटके हुए हैं, उन पर कहानियाँ छापें, बाल साहित्य छापें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें दो ऐसे भी हत्या करने में शामिल हैं जो जुवेनाइन हैं, तो उनकी चिंता भी करनी होगी, और वो शुरुआत से करनी होगी कि ऐसी कहानियाँ अगर हमारे पास हों तो हो सकता है कि उनका भौगोलिक क्षेत्र का, मानसिक क्षेत्र का और संवेदनात्मक क्षेत्र का विस्तार हो। तो ये जिम्मेवारी स्कूल के दायरे से बाहर भी आती है और विभिन्न मंचों पर भी जाती है। जो विभिन्न मंच हैं, जैसे सांस्कृतिक मंच हैं, विभिन्न सांस्कृतिक मंचों के संगठन हैं, वह ऐसे कार्यक्रम कराएं। ये नहीं कि अगर पूर्वोत्तर राज्य के लोग हैं तो वो अपना, उनका एक मंच है, उसमें वही लोग जाएंगे जो पूर्वोत्तर राज्य के हैं। आप देखेंगे कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, दिल्ली में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आपको ऐसे भारत की, संपूर्ण भारत की एक मिली जुली हुई संस्कृति दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे मंचों पर कम से कम कुछ हस्तक्षेप किया जा सकता है, जो कि एक सम्मिलित कार्यक्रम हो कि वह नॉर्थ इंडिया के लोगों के संबंध में मैं क्यों नहीं नाटक लिखूं, मैं नाटक क्यों नहीं मंचित करूं, और मैं क्यों नहीं उसका कैरेक्टर बनूं, और जिसमें नॉर्थ इंडिया के केवल लोग ना आएँ बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी आएँ और उससे जुड़ें, और उनको लगे कि नहीं, हमारी संस्कृति भी लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं और वह काम में है, वह लोगों को बताए जाने लायक है। तब आपका जो एक दूरी है वह निपटने का एक छोटा सा उपाय यहाँ भी हो सकता। दूसरा दायरा जो
शैक्षिक जगत का है। ये जो हॉस्टल का निर्माण हुआ था विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, उसको लोग केवल इस रूप में देखते हैं कि एफोर्डेबिलिटी के आधार पर कि भाई पैसा नहीं दे पाते बाहर रहने का, तो इसलिए स्कूल और कॉलेज उनको सुविधा देता है, या भौगोलिक दूरी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्कूल और कॉलेज दूर पड़ता, केवल इस क्षेत्र में इसको सिमट जाता है। लेकिन हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहाँ भारत की विविधता का टोकन रिप्रेजेंटेशन ही सही पर होगा। जब एक कमरे में नॉर्थ ईस्ट का एक विद्यार्थी होगा और एक उत्तर भारत का होगा या एक साउथ इंडिया का होगा, तो रोज़ दिन उठते बैठते एक दूसरे की बातें सुनते, समझते, जानते, उनके चेहरे मोहरों से वाकिफ़ होते, उनके तौर तरीक़ों को वाकिफ़ होते, अपने आप अनकहे रूप से अगर कोई उनको ऐसे अनुभव से, ऐसे संयुक्त अनुभव से जो निकलेगा, और अगर कोई कहता है कि ये चिंकी हैं, मोमो हैं, चाइनीज़ हैं, तो वह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो कहेगा ये कैसी बात कर रहे हो आप, ये तो मैं उनके साथ रहकर देखा है, और यह केवल संज्ञान के तौर पर, सूचना के तौर पर, संविधान के तौर पर नहीं देखा है, साथ जीकर देखा है। रोज़ दिन एक दूसरे के सुख दुख में, सर दर्द में एक दूसरे का सर की मालिश की है। और ये बिल्कुल कतई एकदम चुभने वाली बात है, लोगों को चुभ जाए, लोगों को खटक जाए, ये क्या घृणित बात कर रहा है, ये वो उसके दिल पर हिंसा की तरफ तारी हो जाए। ये संयुक्त अनुभव बनाने का काम आवासों का भी है, स्कूली आवासों का। यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, आवासीय विद्यालय, आवासीय महाविद्यालय। तो साथियों, ये थी एक बातचीत एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर। एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है, एक नौजवान की हत्या कर दी जाती है, पढ़ने के लिए जो आया हुआ है उसकी हत्या कर दी जाती है, और हत्या में शामिल लोग जो है पढ़े लिखे हैं। तो इस बातचीत का उद्देश्य यह था कि हम ये समझें कि शिक्षा आखिर क्या कर रही है, कि वह एक बेहतर नागरिक पैदा नहीं कर पा रही है, और शिक्षा जो है अभी भी जिस रास्ते पर बढ़ाई जा रही है, क्या उससे भविष्य में बेहतर नागरिक पैदा हो सकते हैं। जैसा कि बात हुई कि हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम को जिस तरह से परिभाषित करने की कोशिश की है, हमने साहित्य की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसको जिस तरह से हमने बनाया है, क्या उससे हमको भारत की जो विविधता है उसका परिचय मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। हॉस्टल की बात हुई है कि हॉस्टल्स का तो अब निर्माण जो है लगभग बंद ही हो रहा है, और हॉस्टल जो है कमतर होते जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्टलों का खर्चा बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वह हॉस्टल्स की बजाय बाहर रहना पसंद कर रहे हैं। तो हॉस्टल्स के लिए जो पब्लिक फंडिंग है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि जो एक सह अस्तित्व और एक साझा अनुभव जी के जो निकलेंगे वो एक दूसरे के प्रति जो है वो कम हॉस्टाइल होंगे। हम अपनी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण अगर इस तरह से करेंगे जिसमें कि केवल जो है वो फॉर्मल इक्वालिटी न झलके बल्कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी झलके। जैसे मैंने कहा कि कैसे नाम हम उसमें देखते हैं, कैसे चेहरे हम देखते हैं, कैसा खाना हम देखते हैं, किस तरह की जीवन शैलियाँ देखते हैं। तो अगर 12 साल तक कोई एक ख़ास तरह की जीवन शैली और ख़ास तरह के नामों को ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो जैसे ही उनके सामने कोई ऐसा नाम आएगा जो उन्होंने कभी नहीं सुना, तो हो सकता है कि वो उनको चढ़ाने वाला नाम लगे, और जब वो चढ़ाने वाला नाम होगा तो वहीं से जो है एक नस्लीय हिंसा या एक धार्मिक जो हिंसा है वह पैदा होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो घटना हुई है, जो है दुखद घटना हुई है, इसको हम लोग जो है शिक्षा के नज़रिए से भी जानने समझने की कोशिश करें, और हमारे आसपास में पाठ्यक्रमों में जो पहलकदमियाँ की जा रही है, जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, उसको हम इस निगाह से देखें कि क्या उससे जो विभिन्न प्रकार की हिंसाएं हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, रंग रूप के आधार पर हो, वह कम होंगी कि नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातचीत पसंद आएगी, और अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं, ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसकी सूचना मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।